हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 8th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 कवर करने वाले हैं। आज हम लोग खनिज के बारे में पढ़ेंगे और संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, शक्ति संसाधन के बारे में। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 में संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, सेल किसे कहा जाता है। इन सारे चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, आप जिस तरीके से इस चैनल को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, बिल्कुल देते जाइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है और ये हमारे सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यहीं से हमें कुछ जो पैसे मिलते हैं, जो हमारे इस लॉकडाउन में एक तरीके से हमारे लिए जीवन यापन का कारण बनता है, वो यही है आपका प्यार। तो आइए हम लोग फिर से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि खनिज किसको कहा जाता है। ये वैसे भी प्रीलिम्स फैक्ट है और इसको आप प्रीलिम्स के लिए मान लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, जैसे आप बना रहे होते हैं। अगर आप देखिएगा तो बिस्किट जो है उसको अगर आप पानी में डालते हैं, एक बिस्किट है, इसको आप पानी में डाल रहे होते हैं, तो क्या होता है? आपने कभी देखा है कि उसका क्या होना है? फिर तो बिस्किट बिल्कुल पानी में जाकर के घुल जाती है। उसका एक अपना अलग तरीके का सिस्टम होता है। चीनी बिल्कुल पानी में जाके घुल जाती है। तो खनिज भी जो है ना, कुछ इसी तरीके का चीज होता है। और अगर आप देखिएगा तो ये खनिज जो है ना, पूरे पृथ्वी के चट्टान और भू प्रपट्टी सभी जगह पे फैले हुए। अगर पृथ्वी का ये वाला पोर्शन चट्टान है, यहाँ पे भी आपको खनिज मिल जाएगी, और भू प्रपट्टी जो सबसे ऊपरी वाली भाग है, यहाँ पे आपको खनिज मिल जाएगी। तो अगर खनिज का एक प्रॉपर आप ऐसे बोलिएगा कि इसका एक परिभाषा क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटन होता है, वह खनिज कहलाता है। मतलब ये है कि इसका एक रासायनिक संगठन होता है। अगर खनिज से आप बात कीजिएगा तो आपको अलग अलग तरीके के खनिज प्राप्त होंगे, जिसमें एक सोना भी आपके लिए खनिज है, ग्रेफाइट भी एक खनिज है, और ये सारे रासायनिक क्रिया करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइएगा तो आपको क्या करेगा कि वो टोपाज दे देगा। ठीक है, आपको टोपाज देगा। एक्चुअली में इसको बृहस्पति के लिए, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए इसको पहना जाता है। तो टोपाज अपने आप में एक रासायनिक क्रिया करता है, जो अगर एस्ट्रोलॉजी को छोड़ करके आप दूसरे जगह पे जाए तो इसका एक अलग क्रिया होता है। सेम उसी तरीके से अगर आप देखिएगा तो ग्रेफाइट के आप इस पार से उस पार तक जो है वो विद्युत का संचालन कर सकते हैं। ठीक है, आप जो नमक खा रहे हैं अपने खाने में, वो भी अपने आप में खनिज है, इसका भी एक रासायनिक क्रिया होता है। तो इस सारे चीज का रासायनिक संगठन होता है, जो अपने आप में खनिज कहलाता है। बाकी बातें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप देखें तो कुछ खनिज के ऐसे भी प्रकार होते हैं जो आसानी से आपको नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि वो बहुत से सोफिस्टिकेटेड एरिया में आपको देखने को मिल जाएगी। अब उत्तरी ध्रुव में अगर आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे अगर आप यहाँ जो बर्फ है, इसके अंदर बहुत सारे खनिजे पाए जाएंगे। अब इसको खोद के आप निकाल तो नहीं पाइएगा। तो सिचुएशन के हिसाब से भी बहुत ऐसे खनिज आज भी हमारे लिए जो है वो जो है एक तरीके से क्या बोला जाए उसको, एक तरीके से आज भी वो आपके लिए जो है रहस्य बन करके रह गया हुआ है। आज तक उसको खोजा नहीं गया है। जितने खोजे गए हुए हैं उतने ही बहुत हैं, और अगर खोजा जाए तो बहुत सारे खोजने को है, लेकिन वो बहुत अलग अलग जगहों पर मिलते हैं, जिसको हम लोग अभी तक खोज नहीं पाए हैं। अगर और इसके ऊपर जरा सा डिस्कशन करेंगे तो खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। अब अगर आप बोलिएगा कि अगर एक रेगिस्तान है, वहां पे जो पाए जाने वाले खनिज होंगे वो भूमध्य रेखा के पास वाले अगर एरिया पे होंगे, भूमध्य सागरीय प्रदेश के पास के होंगे, तो ये तो आई थिंक एबनॉर्मल होगा। क्योंकि जिस जगह पे जिस तरीके का टोपोग्राफी होगा, उस जगह पे उसी तरीके का आपको बताए तो खनिज भी पाया जाएगा। अगर कठोर खनिज होगा तो ठंडे वाले जगह पर आपको दिखाई देगा। गर्म अगर थोड़ा सा आपको मुलायम तरीके का या फिर ज्यादा कठोर चीज अगर आपको नहीं दिखाई देगा, तरल रूप में जो चीज आपको मिलेगी वो आपको थोड़े से गर्म वाले एरिया में मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो नेचर होगा वो पिघलने वाला होगा। बातें हो गई क्लियर यहाँ पे। अगर हम लोग और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे खनिज के प्रकार की,
तो खनिज को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक दो प्रकार के खनिजों में बांटा गया हुआ है। लेकिन उससे पहले जो डिस्कशन करने की जरूरत है, जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एक सेल और दूसरा अयस्क। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो सेल किसको बोला जाता है? तो सेल जो है खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या अधिक खनिज का एक समूह होता है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। मतलब बहुत सारे खनिज जब मिल जाते हैं उसको हम लोग सेल बोलते हैं, और सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाता है। तो अब इस सेल से जब हम खनिज को अलग करेंगे तो ये अपने आप में एक सेल कहलाएगा। यहां तक हो गई बातें क्लियर। अब हम लोग आते हैं धात्विक और अधात्विक खनिज के ऊपर। तो खनिज को दो प्रकार में मुख्यतः बांटा गया, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में। और फिर धात्विक खनिज को दो वर्गों में बांटा गया, जो लौह होगा और अलौह होगा। तो धात्विक खनिज किसको बोला जाएगा? तो ये चैप्टर एक्चुअली में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स ये दोनों का आपको जो है वो थोड़ा सा मिश्रण दिखाई देगा, क्योंकि इसमें आप खनिज के बारे में पढ़ रहे हैं, रासायनिक क्रियाओं के बारे में थोड़े थोड़े पढ़ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री भी आता है, थोड़ा सा फिजिक्स भी आ जाता है। धात्विक खनिज की अगर हम लोग बात करेंगे तो धात्विक खनिज में धातु जो होते हैं वो कच्चे रूप में आपको दिखाई देंगे, और धातु एक कठोर पदार्थ होती है जो ऊष्मा और विद्युत को जो है ना वो सुचालित करती है, जिनमें धुति या चमक होता है। अगर धातु को आप मारिएगा तो इससे आवाज निकलती है और इसका एक अपना चमक होता है। ये जो खासियत होती है वो धात्विक खनिज की होती है, जिसमें आपको लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। और धात्विक खनिज लौह भी हो सकते हैं और अलौह भी हो सकते हैं। तो जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाएगी वो लौह धात्विक खनिज होंगे, और जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाएगी वो अलौह धात्विक खनिज होंगे। तो लौह धात्विक खनिज के जो उदाहरण होंगे वो आपके लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइड हो जाएगा, और अलौह खनिज के जो उदाहरण होंगे वो आपको सोना, चांदी और तांबा हो जाएगा। सोना, चांदी और तांबा से जो है आप विद्युत को इस पार से उस पार तक नहीं भेज सकते हैं। अगर अधात्विक खनिज की हम लोग बात करेंगे, अधात्विक खनिज जो होती है वो अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं पाई जाती है, लेकिन ये अपने आप में खनिज होती है। तो इसके भी रासायनिक जो है वो अभिक्रिया होती है इससे। तो चूना पत्थर जो हो गया, अभ्रक हो गया और जिप्सम, ये सारे अपने आप में रासायनिक क्रिया करती है, ये सारे खनिज हैं, लेकिन ये अधात्विक खनिज है। इसमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं। तो धातुओं में क्या गुण होते हैं? तो इसमें धुति होती है और चमक होती है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो चूना पत्थर में ना तो धुति होती है ना चमक होती है। सेम चीज अभ्रक और जिप्सम में आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो एक चीज आता है कि अगर खनिज की बात करें तो इसको अलग अलग तरीके से खोदा जाता है, और जिस जगह से खनिज को निकाला जाता है उसके खोदने की क्रिया को जो है ना अलग अलग नाम दिया जाता है। और इसके लिए आप कंफर्म नहीं है कि एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खनन किसको बोला जाता है, हम केवल उसको देखेंगे, इसके प्रकार को देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से हम कभी एग्जाम में कभी क्वेश्चन आते हुए आज तक देखे नहीं है। तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की क्रिया खनन कहलाती है, क्योंकि पृथ्वी जो है इसके सतह में जो खनिजें दबी हुई है इसको बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। बस यहीं तक जानना है हमको, खनन किसको बोला जाता है। और प्राकृतिक गैस जो है उसको बाहर निकालने के लिए जो गहन कूप की खुदाई की जाती है, जिसे हम लोग प्रभेदन बोलते हैं, ये एक बार इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के फैक्ट में आप लिख सकते हैं प्रभेदन किसको बोला जाता है। बाकी और चीज जानने की हमें इसमें बहुत ज्यादा जरूरत एक्चुअली में है नहीं। अगर आप सेल को देख करके ये चीज बता सकते हैं, आपके पास अगर एक सेल होगा तो आप उसको देख करके बता सकते हैं कि ये जो है ये इसमें जो है ना देख करके बता सकते हैं कि इसमें तांबा है, क्योंकि तांबा वाला जो सेल होता है ना उसका रंग क्या होता है? तो नीला होता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब खनिजों के वितरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो खनिज जो होता है ना ये विभिन्न सेलों में पाए जाते हैं। तो जो अग्नेय सेल होंगे वो कायांतरित सेलों में जो है ना, जब अगर बात करें तो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो आपका अग्नेय, दूसरा आ जाता है आपका कायांतरित, और तीसरा आ जाता है अवसादी। नहीं, दूसरा आ जाता है अवसादी और तीसरा आ जाता है कायांतरित। तो इन सारे में अलग अलग प्रकार के आपको खनिज दिखाई देगी। इससे पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा है।
तो एक्चुअली में ये 7th क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है सेल के प्रकारों को। तो इसको आप अगर 7th क्लास के एनसीईआरटी को कंप्लीट नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको कंप्लीट कर लीजिए, सारे चीज आपको अवेलेबल मिल जाएंगे वहां पे। तो अगर आप बात कीजिएगा तो कुछ कायांतरित सेलों में, अगर आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं खनिज, विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं और ये तीनों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेल में पाए जाएंगे, कुछ कायांतरित में पाए जाएंगे, कुछ अवसादी में पाए जाएंगे। लेकिन जो धात्विक खनिज होते हैं वो आग्नेय और कायांतरित सेल समूहों में पाए जाते हैं। इसके लिए आप कंफर्म हो जाइएगा कि जो धात्विक खनिज होगा वो आग्नेय सेल में और कायांतरित सेल में पाया जाएगा, और जो अगर अवसादी सेल की बात करें तो इसमें जितने अधात्विक खनिज होंगे वो सारे अवसादी सेल में पाए जाएंगे। यहां तक कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपका वीवीआई है, ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट है, इसको आप प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बाकी अगर हम लोग चलेंगे थोड़ा सा और इसके डिस्कशन पे, तो अब कुछ जगहों को हम लोग देखेंगे जहां पे किस किस तरीके के धातु पाई जाती हैं, और उसको हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि इसको हम लोग अगर मेंस फैक्टर में लिखते हैं, अगर हम लोग मेंस में लिखते हैं तो नंबर ज्यादा आता है, और प्रीलिम्स में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग देखें तो स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं होता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का खनिज का निक्षेप नहीं किया जाता है, वो देश स्विट्जरलैंड है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आपका आ जाएगा। बाकी अगर हम लोग एशिया की बात करें तो भारत और चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप होते हैं, और यहाँ ये जो है ना, ये महाद्वीप विश्व में सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन करता है, मतलब भारत और चीन में। बाकी चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक देशों में से एक है। चीन में सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में ये अग्रणी है, और एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जास्ता और तांबा के निक्षेप मिलते हैं। ये आपके वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है, ये वर्ल्ड जियोग्राफी का टॉपिक आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। बाकी यूरोप में जो है वो लौह अयस्क बहुत ज्यादा निकलता है, और इन सारे जगहों पर जो है लौह अयस्क के लिए और जो देश ज्यादा अग्रणी है वो जो रूस, यूक्रेन, स्वीडन एवं फ्रांस है। यहाँ पे लौह अयस्क बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो आपने देखा कि लौह अयस्क कहाँ पाया जाएगा और अलौह अयस्क कहाँ पाए जाएंगे। तो आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान में लौह अयस्क पाए जाते हैं, और अवसादी चट्टान में अलौह अयस्क पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सेल पाए जाएंगे वो या तो जो है वो आग्नेय सेल होंगे और या फिर कायांतरित सेल होंगे, तभी यहाँ पे लौह अयस्क पाए जाएंगे। बातें हो गई यहाँ पर क्लियर। इसी तरीके से उत्तर अमेरिका की बात की गई हुई है यहाँ पर, और सेम दक्षिण अमेरिका की, और इसी तरीके से आप देखिएगा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की भी बात की गई है, जो आपको पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर हम लोग देखें तो खनिजों के उपयोग की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे खनिज जिस प्रकार की होती है उसका उपयोग भी उसी तरीके से होता है। तो अगर रत्न बनाने में खनिज, जिस तरीके के खनिज का यूज होता है वो बिल्कुल कठोर होते हैं, और कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला जो सिलिकॉन और क्वार्ट्ज होता है ये एक अपनी जो है इसकी एक अपनी अहम भूमिका होती है। तो हर एक जो खनिज होते हैं उसको उसके गुण और धर्म के हिसाब पे उसका यूज किया जाता है। बाकी अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जो है उसका अयस्क बॉक्साइट होता है और उसी से उसको प्राप्त किया जाता है, और इसका उपयोग अगर देखें हम लोग तो हवाई जहाज बनाने में और फिर इन सारे चीजों में होता है, जो बोतल बंद उद्योग है, भवन निर्माण, रसोई के बर्तन में किया जाता है। यहाँ तक बातें हो गई क्लियर, इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। खनिजों के संरक्षण हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये अगर देखें तो इस तरीके से अगर बात करें तो ये एक अनवीकरणीय संसाधन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। बाकी ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत पे हम लोगों को सबसे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है। तो अगर गैर परंपरागत स्रोत की बात करें तो इसमें आपके खनिज तेल आ जाते हैं, प्राकृतिक गैस आ जाते हैं, आपके ईंधन आ जाते हैं, कोयला आ जाती है, विद्युत जल आ जाते हैं। ये सारे परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के, और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट, क्योंकि लोग सोचते हैं कि परंपरागत और गैर परंपरागत में अंतर क्या होता है, और इसको नहीं पढ़ने के कारण 1 नंबर का क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। इसलिए आप इसको जरूर पढ़ करके जाया कीजिए, और इसके लाभ और हानियां क्या है ये आपके इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको इंटरव्यू बेस्ड भी बना लीजिएगा, जो ये आपके टॉपिक है इसको। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे
पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको हम लोग जीवाश्मी ईंधन बोलते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जब पृथ्वी अपने आप में घूर्णन कर रही होती है, इसमें दैनिक गति, परिक्रमण गति सारे हो रहे हैं, लेकिन किसी किसी जगह पे आप देखते होइएगा कि एक लैंडस्लाइड होता है और एक बहुत बड़ी पृथ्वी का जो पार्ट है वो दब जाता है, ठीक है ना, वो किसी पार्ट को नीचे दबा देता है। अब एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पर जो पाए जाने वाले जानवर और पेड़ होंगे वो बिल्कुल दब गए होंगे, और कुछ समय के बाद ये क्या करते हैं, तो ये ईंधन के रूप में आपको सामने देखेंगे, और ये ईंधन विभिन्न तरीके के हो सकते हैं। ये ईंधन या तो आपके कोयला और पेट्रोल के रूप में दिखाई देंगे, या फिर आपको जो है वो परंपरागत रूप में आपको ये दिखाई देंगे। तो इस तरीके से जो लैंडस्लाइड वगैरह होती है या भूकंप होती है, उसमें जो जमीनें दबती है, उससे आपको जीवाश्मी ईंधन मिलेगा। और कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जो है वो जीवाश्मी ईंधन का एक स्रोत है और इसके एक उदाहरण है। सबसे पहले हम लोग कोयला के ऊपर अगर डिस्कशन करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयले के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें बिटुमिनस भी होता है, एंथ्रासाइड भी होता है, इसको हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था। तो कोयले के जो प्रकार होती है ये अपने आप में एक इस चीज को दिखाता है कि आप जिस तरीके के कोयले का उपयोग करते हैं उसका जो है वो जो आपके प्रदूषण के जो लेवल होते हैं वो उसके जो उसका क्वालिटी होता है उस पर डिपेंड करता है। जिस तरीके का कोयला जितना उत्तम क्वालिटी का होगा वो कम प्रदूषण पैदा करेगा, जो कोयला ज्यादा खराब होगा वो बहुत ज्यादा प्रदूषण पैदा करेगा। तो इसलिए कोयला के उपयोग के ऊपर गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है, और हम लोग जो है वो जल से ऊर्जा प्राप्त करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, न कि तापीय ऊर्जा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग अभी फिलहाल इसको मेंस के लिए पुट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो कोयला का उपयोग अगर हम लोग विद्युत बनाने के लिए करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं तापीय ऊर्जा, ठीक है। लेकिन अगर इसी ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं जल से, तो ये हमारा जो है वो जल ऊर्जा के रूप में आकर के मिलता है। यहाँ तक बातें क्लियर है, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। और विश्व में अगर कोयले के उत्पादन में देखें तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे देश जो है वो कोयला की बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं। और भारत में अगर हम कोयले की बात करें, जहाँ पे सबसे ज्यादा कोयला होती है वो रानीगंज में, पश्चिम बंगाल में, झरिया, धनबाद और बोकारो में इसके जो है वो कोयले की खान है, वहां से हम कोयले निकालते हैं। और यहाँ पे जो कोयले होते हैं वो उत्तम क्वालिटी के निकलते हैं। इसकी विदेश सप्लाई भी है और साथ में हमारे देश में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। पेट्रोलियम अभी के समय में सबसे ज्यादा जो है वो कीमती संसाधन है हमारे लिए। एक्चुअली में पेट्रोलियम को काला सोना बोला जाता है। ये अपने आप में जो है वो ब्लैक गोल्ड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारत के साथ साथ ये केवल भारत की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये यहाँ से आपको अगर देखिएगा तो ये सबसे महंगा दिखता है और इस सबसे ज्यादा महंगा बिकता है। आज पेट्रोल जो है वो 90 रुपए पर लीटर बिक रहा है यहाँ पे। लेकिन जिस जगह पे पेट्रोलियम संसाधन के रूप में है वहां पर पेट्रोलियम जो है वो क्रूड ऑयल के रूप में बहुत सस्ते दामों पे मिलता है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन और इसका रिफाइनरी इतना महंगा होता है कि यहाँ पे आके 90 रुपीज पर लीटर बिकता है। और क्रूड ऑयल की बात करें तो जिस देशों से ये आता है हमारे पास वो इराक, ईरान, सऊदी अरब है। वहां पे ये संसाधन के रूप में मिलता है, वहां पानी नहीं होती है। तो कुछ कुछ जगह पर हम लोग आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते हैं, और सेम चीज हम लोग ईरान, इराक और सऊदी अरब के साथ करते हैं। हम यहाँ से उसको पीने के लिए पानी सप्लाई करते हैं और वो हमें वहां से उसके एवज में, नॉट एवज में बल्कि उसके रुपए में हमें वहां पे क्या देता है, तो तेल देता है। आज हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इस प्रोसेस से अमेरिका को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, इसलिए अमेरिका बोलता था कि आप ईरान से, इराक से और सऊदी अरब से इस तरीके के बिजनेस को सपोर्ट नहीं कीजिए, क्योंकि वो स्टेबल हो रहे हैं। बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसको कैश रुपीस नहीं दे करके अगर कैश के बदले में हम उससे पेट्रोलियम लेते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के समय में हमारे यहाँ जो चावल का रेट है वो भी गिरा हुआ है, और अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं का रेट भी गिरा हुआ है, और उसके एवज में अगर हम 90 रुपीज पर लीटर का पेट्रोल लेते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ प्रोसेस थी जिसको हम लोग मेंस फैक्टर में लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
बाकी अगर भारत में बात करें पेट्रोलियम निकालने की, तो असम में डिगबोई और मुंबई में मुंबई हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा से, पहले तो आपने देखा था कि डेल्टा किसको बोला जाता है, क्लास 7th की एनसीईआरटी में हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया था कि डेल्टा किसको बोला जाता है। सुंदरवन जो डेल्टा है वो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों के मुहाने पे बना हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। सीएनजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है हमें, क्योंकि ये जो है ना संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसको बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको यूज अगर आप कर रहे हो किसी मोटर कार में, तो इससे जो प्रदूषण होता है ना उसका लेवल बहुत ज्यादा कम होता है। इसलिए दिल्ली और जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसमें आप देखते होइएगा कि सीएनजी से यूज होने वाले ऑटो रिक्शास का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए सीएनजी का यूज किया जाता है। और भारत में सीएनजी मतलब कि अगर आप संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक बहुत बड़े क्षेत्र की बात करें तो ये जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई का कुछ भाग है जहां से हमें सीएनजी प्राप्त होती है। यहाँ तक की बातें क्लियर है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। बाकी अगर हम लोग जल विद्युत की बात करें तो ये भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जिस बिहार में पहले 1 घंटे बिजली नहीं आती थी, आज हम डैम बना करके वहां पे 18 घंटे बिजली की सप्लाई करते हैं। क्यों हो पाया? क्योंकि अगर हम लोग ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पे अगर डिपेंडेंट रहते तो वो एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और वहां से हम इसको कभी पूरा नहीं कर पाते। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में हम अगर क्या किए कि कौशल का उपयोग करके, ठीक है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हम थोड़ा सा चेंज किए तो हमने क्या किया कि अपने संसाधन को उपयोग करके एक बहुत बड़े जो है पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किया। तो आज जल विद्युत जो है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन करके आया हुआ है। इसका अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हम लोगों ने नेपाल को भी इलेक्ट्रिसिटी देना है और दूसरे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, नेबरर कंट्रीज जो है, उनको भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं बिजली का सप्लाई किया है, क्योंकि हमारे पास ये रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर बात करें हम लोग जल विद्युत की, तो यहाँ पे बांध बना करके विद्युत टरबाइन के द्वारा विद्युत निकाला जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश में पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत के कुछ भागों में विद्युत का बहुत बड़ा केंद्र है, जिसमें भाखड़ा नंगल बांध, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी योजनाएं हैं, जहां से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। बाकी यहाँ से जो बातें हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के ऊपर जब हम लोग आएंगे, तो जीवाश्मी ईंधन के बढ़ते प्रयोग से ऊर्जा और गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न होता जा रहा है। क्योंकि गैर परंपरागत स्रोत में अगर हम लोग देखें तो जिस चीज का हम लोग उपयोग करते हैं उसमें ईंधनों के उपयोग बढ़ने के कारण इसके जो है ना अभाव उत्पन्न हो रहे हैं। ये चीज आपको सामने देखने को मिलेंगी। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय ऊर्जा है, के उपयोग की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका उपयोग करके हम लोग पॉल्यूशन लेवल के साथ साथ बहुत सारे चीजों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा जो था वो स्कॉटलैंड में बनाया गया हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है ये। सौर ऊर्जा की बात करें अगर हम लोग, तो ये अपने आप में एक रिनोवेशन का बहुत बड़ा कारण बन करके आने वाला है भारत के लिए, क्योंकि ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। सोलर प्लेट के ऊपर अगर हम लोग वर्क करें तो एक ऐसा समय आएगा जब हम लोग जनरेटर में यूज होने वाला डीजल की खपत को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है हमारे लिए। और बाकी के बात के ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो सूर्य ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा सौर सेल में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सारे लोग जानते हैं, क्योंकि आजकल गांव में भी सोलर लाइट परियोजना जो है मुख्यमंत्री की तरफ से स्टार्ट किया गया हुआ है। और इसके साथ साथ सोलर से जो है वो सौर पैनलों को उपयोग करके खेतों के लिए भी वर्क किए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और गैर परंपरागत ऊर्जा के जो लाभ और हानियां हैं वो इस पोर्शन में आपको डिस्कस कर दिया गया हुआ है। यहाँ पे हम ज्यादा वीडियोस को लंबा नहीं करेंगे। और अगर हम लोग पवन ऊर्जा की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनिशियल टाइम में हम लोग पवन ऊर्जा से करते क्या थे, तो इससे होता क्या था कि पहले पवन चक्की का उपयोग करके हम लोग अनाज पीसते थे। लेकिन आज अगर हम इसके उपयोग के ऊपर बात करें तो इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है और उस जगह पे किया जाता है जहाँ पे हवा प्रॉपर दिशा में चल रही होती है, जहाँ की
जहाँ पे व्यापारिक पवनें होंगी जो एक ही दिशा में चलेंगी, उस जगह पे हम लोग पवन चक्की का उपयोग करके आसानी से जो है वो विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। बातें यहाँ तक क्लियर है। अब अगर पवन फॉर्म की बात करें हम लोग, जहाँ से पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा जहाँ पे उपयोग होता है, पवन को ऊर्जा के रूप में जहाँ पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो नीदरलैंड है, जर्मनी, डेनमार्क, यूके है, स्पेन वगैरह देश है जहाँ पे इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। परमाणु ऊर्जा अपने आप में एक ऊर्जा है, क्योंकि एक विध्वंसकारी ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। अगर परमाणु ब्लास्ट होता है कहीं पे तो वो देश खत्म हो जाता है, जिसमें आप जापान को जो है वो एक अच्छा उदाहरण ले सकते हैं। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरा हुआ था उसको। बाकी ये जो है वो रेडियो सक्रिय पदार्थ के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें यूरेनियम और थेरियम जो होता है ना, ये परमाणु केंद्र के रूप में संग्रहित होता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। और परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश को अगर हम लोग देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में भी कुछ जगहों पर परमाणु ऊर्जा को प्रमोट किया जा रहा है और यहाँ से जो है वो ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, जिसमें बिहार के झारखंड के पास से यूरेनियम निकाला जाता है और थोरियम की विशाल मात्रा केरल में पाई जाती है, और इसको हम लोग सप्लाई करके और कुछ पदार्थों को दूसरे देशों से लेकर के हम लोग जो है वो परमाणु संयंत्र लगाते हैं और वहां से हम लोग ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ये सारी बातें क्लियर है। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग सबसे कम मात्रा में होता है भारत में, लेकिन अगर इसकी पहचान की जाए तो एक समय आकर के ये भारत के लिए बहुत बड़ा जो है वो ऊर्जा का साधन बन करके आएगा। इसलिए क्योंकि अगर आप देखिएगा तो बहुत जगहों पर आपने गर्म पानी का झरना देखा है और कुछ जगहों पर पहाड़ से आप भाप निकलते हुए देखिएगा। अगर इसका उपयोग टरबाइन लगा करके अगर किया जाए तो ये ऊर्जा का साधन बन सकता है। तो इस जगह को अगर हम लोग स्पॉट करें और उस जगह पे टरबाइन लगा करके अगर हम लोग ऊर्जा का उत्पादन करें तो एक समय के बाद हम लोग इस चीज को एक रिसोर्सेज में बदल करके और भारत को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है भूतापीय ऊर्जा, जिसको डिस्कशन करने की थोड़ी सी जरूरत है। बाकी हो गया, अगर हम लोग देखें तो भूतापीय ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है, तो ये न्यूजीलैंड में, आइसलैंड, फिलीपींस वगैरह देशों में इसका उपयोग होता है। और भारत में भी भूतापीय ऊर्जा का उपयोग जो है वो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और लद्दाख के पूर्वी घाटी में किया जाता है। और कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे भूतापीय ऊर्जा, जिसमें भूमि से निकलने वाले जो वाष्प होते हैं इसको टरबाइन के थ्रू घुमाया जाता है और जनरेटर चलता है इससे, जिससे आपके ऊर्जा प्राप्त होती है। और भारत का पहला जो ज्वारीय ऊर्जा का स्टेशन था वो फ्रांस में लगाया गया हुआ था, और भारत में भी ज्वारीय ऊर्जा के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसमें ज्वार और भाटास जो आती है इसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके यहाँ से ऊर्जा बनाने का काम किया जा रहा है। ये अभी बहुत ज्यादा विकसित नहीं है भारत में, लेकिन इसके ऊपर वर्क चल रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कारण बनेगा ऊर्जा का। बायोगैस बहुत जो है वो परंपरागत रूप से यूज किया जा रहा है पहले, लेकिन इसको उस तरीके से साइंटिफिक तरीके से इसका यूज नहीं होता था। उस वक्त केवल गोबर गैस बना करके लाइट जलाया जाता था, लेकिन आज इसके ऊपर जो है वो वर्क किया जा रहा है। और कुछ इस तरीके का वर्क है कि एक टंकी में जब हम लोग गोबर या फिर अवशेष को डालते हैं तो वो अपशिष्ट होकर के ईंधन बनाता है, और उस ईंधन से हम लोग क्या करते हैं तो उसको हम लोग जो है वो खाना बनाने के रूप में और विद्युत के रूप में इसका उपयोग करते हैं। समय के साथ ये बहुत ज्यादा चीज चेंज होते चला गया है और इसमें बहुत ज्यादा रिनोवेशन की जरूरत है, तब हम इसको और ऊपर ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकते हैं। ये था आज के चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजों को हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया, जिसमें हमारे जो है वो शक्ति संसाधन जो अभी इम्पोर्टेंट है पूरे यहाँ पे भारत में और जिसके ऊपर वर्क होने चाहिए थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है आज। तो खनिज और संसाधन को हम लोगों ने कवर किया। चैप्टर नंबर 3 था ये क्लास 8 के ज्योग्राफी के लिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको सारे चीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।